दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि अभी सभी जानते हैं, हमारा पॉलिटी का भी सीरीज चल रहा है और पॉलिटी सीरीज के सेगमेंट में हमारा जो प्रीवियस वीडियो रहा है वो है पार्लियामेंट के ऊपर। अगर वो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर देखें, लिंक आई बटन में प्रोवाइडेड है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, डिटेल लेक्चर, वो होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा वीडियो 2 से 3 पार्ट में ये बनने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबा है, इसमें काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। हमें बिल्कुल डिटेल में हर एक आर्टिकल के ऊपर बात करनी है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, इसलिए 2-3 पार्ट्स में हम इनको लेके आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लें, ताकि सारे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जा सकें। दोस्तों, और भी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कैसा भी सजेशन आपके पास है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर डालें, बताएं कि हम खुद को और भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हमने आपको जो डिटेल लेक्चर दिया है उसमें हर एक पॉइंट हमने बिल्कुल ही डिटेल में एलोबरेट किया है। हर एक टेक्निकलिटीज़, हर एक फैक्ट्स, हर एक चीज़ को हमने इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलिबरेट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को जरूर से जरूर पसंद आएगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर से जरूर करें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये आज का जो वीडियो है, हम इसमें बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। और मौलिक अधिकार जो है ये हमारा आता है भाग 3 में, यानी पार्ट 3 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। इसमें अभी और भी हम सब कुछ डिटेल में जाके बात करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आइए दोस्तों, अब देखिए यहाँ हमारे पास जो है टोटल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन संविधान बनाते समय कितने थे? 7 थे। अब 7वां कौन था ये मैं आपको बिल्कुल बताता हूं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए पहले 6 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। ओके, हमारा पहला क्या है? समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। ओके, सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। थर्ड हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। एंड सिक्स्थ हमारा और लास्ट जो है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जो बोल लीजिए आप इसको। ये हमारे संविधान के अंदर इसके बारे में हमारे लिए व्याख्या की है। ये सारे के सारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य, ये हमें दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं? ये दिए गए इसलिए हैं कि राज्य अगर कभी मान लो अगर कोई ऐसी कानून बनाता है, अब यहां राज्य शब्द से क्या मतलब है? राज्य किसके बारे में बोला जा रहा है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, राज्य शब्द से मतलब है, हमारे राज्य शब्द जो है हमारे कंट्री को डिनोट करता है। तो राज्य शब्द से मतलब है हमारा राष्ट्र भारत। ओके, क्लियर? तो कभी भी हमारे सरकार, हमारी राज्य अगर हमारे विरुद्ध कोई भी ऐसा कानून बना बैठती है जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, उससे हमारे राइट्स पे कुछ आघात पहुंचे, तो हम उसके लिए सीधा का सीधा हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसलिए हमें ये 6 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं अलग अलग आर्टिकल के तहत। तो इसमें अभी हम इसमें और डिटेल में बात करें, आपको सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। और ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो 7th जो हमारा आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट था वो क्या था? राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन हुआ था ना 1978 में। कब? 1978 में 44th अमेंडमेंट के तहत इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, इसे संविधान के भाग 12 में अब जगह दी गई है और आर्टिकल 300A के तहत अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने हैं? टोटल 6 हैं फंडामेंटल राइट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। कहां? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी अभी मैंने इस चीज के बारे में आपको बताया है। कुछ ऐसे मूल अधिकार जो हमें चाहिए ही चाहिए, उन्हें ही हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए, यहां जो ये है मौलिक अधिकार, कुछ ऐसे अधिकार जो हमें चाहिए ही चाहिए उसे हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है, कोई भी डेमोक्रेटेड यानी गणतंत्र लोकतांत्रिक जो कोई भी देश होता है, वहाँ पे
ऐसा व्यवस्था किया जाता है, और खासकर हमारे इंडिया में, और ये जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, ये मैं आपको बता दूं, ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये नागरिकों को एक गारंटी प्रदान करता है कि राज्य इनके फंडामेंटल राइट्स, इनके जो मौलिक अधिकार है, जो इनको जो बेसिक इनके राइट्स हैं, उनके प्रति, उनके अगेंस्ट जाके कोई भी कानून, कोई विधि नहीं बना सकता है, नहीं बनाएगा। इसकी ये गारंटी प्रदान करता है कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 25 भागों का उल्लेख है। कितने? 25। ठीक, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 22 भाग ही हुआ करते थे, और इन्हीं 25 भागों में से भाग 3 है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जिक्र है। ठीक, चलिए अब यहां देखिए, एक छोटा सा चीज है वो आपको समझना है। संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, जो भी संविधान में निर्देश दिए गए उनको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? आर्टिकल, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल कहते हैं, ओके। लेकिन कानूनी किताबों के निर्देश को हम लोग एक्ट कहते हैं। ये बेसिक सी छोटी सी चीज़ है, वो आप लोग समझ जाइए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में जो भी निर्देश दिए गए उसको हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं, यानी आर्टिकल बोलते हैं। और कानूनी किताबें यानी लॉ बुक्स जो हैं, जो वकील और अदालतों में जो जिसके तहत मुकदमे और दलीलें पेश की जाती हैं, उसमें हम लोग इसको एक्ट कहते हैं उनके हिसाब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने हमारे संविधान के मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर जोड़ा है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, यह आप लोग जान ले। यह केवल नागरिकों के विकास को ही नहीं बल्कि देश के विकास को भी सुनिश्चित करता है, मैंने अभी भी आपको बताया है। ठीक है, जब नागरिक ही खुद के अंदर और कंफर्टेबल नहीं होगा कंट्री में हमारे रहने के लिए, तो वो हमारे देश के विकास में कैसे भागीदारी वो अपनी पेश कर पाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले हम नागरिकों की सुरक्षा और संतुष्टि को सुनिश्चित करें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, इन 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक ही है। अब बात समझिए। अभी आप बोलिएगा सर आपने तो बोला था 12 से 35 तक, है ना? यहाँ पे तो लिखा हुआ है आर्टिकल 12 से 35 तक बात होगी, लेकिन अभी यहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ 14 से 32 तक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो ये आर्टिकल 12, 13 और 33, 34, 35 ये किसी भी फंडामेंटल राइट की बात नहीं करता है, ये मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आर्टिकल पहला है वो है आर्टिकल 12 और 13, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा देता है। ओके, अब राज्य में क्या क्या आते हैं वो समझ लीजिए। राज्य में आते हैं मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल के सदस्य, लोकल अथॉरिटीज़ यानी स्थानीय प्राधिकारी, और अदर अथॉरिटीज़ अन्य प्राधिकारी। अब इसमें जो है लोकल अथॉरिटीज़ में इसमें क्या क्या रहते हैं? पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, फलाना ढिमकाना, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अदर अथॉरिटीज़ में इसमें अन्य प्राधिकारी हैं, इसमें और भी लोग आ सकते हैं। अब इसका मैं मोटा मोटा सरल शब्दों में इसका मैं मतलब बताता हूँ। ठीक है, बुक में नहीं है बट मैं आपको इसका जो एक एक्चुअल जो एक ढंग का परिभाषा होना चाहिए जो आपको समझ में आए वो समझिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार से अपने सेवाओं के बदले फंड या सैलरी लेता है, राज्य माना जाएगा। ये राज्य की ऑथेंटिक मैंने आपको परिभाषा बताई, फिर से आप समझिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार से अपने सेवाओं के बदले फंड या सैलरी लेता है, राज्य माना जाएगा। ठीक है, यानी उसमें कोई भी होता है, अगर आपकी सरकारी नौकरी है, आप सरकार से सैलरी ले रहे हो, आप भी एक स्टेट हो, आपको भी राज्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिभाषा भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 12 के हिसाब से न्यायपालिका को हम राज्य नहीं कंसीडर कर सकते हैं। मतलब न्यायपालिका में जुडिशरी जो हमारे जजेस हैं, ठीक है, वो लोग जो सैलरी लेते हैं वो राज्य उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक तरीके का अपवाद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार किसी शक्तियों में कमी करे या उनकी उल्लंघन करे। स्टेट शैल नॉट मेक सच लॉ विच विल रिड्यूस द पावर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और वायलेट देम। यानी कि आर्टिकल 13 ये साफ साफ कहता है कि राज्य को यह अधिकार ही नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून बना दे जिससे किसी भी मौलिक अधिकार में या उनकी शक्तियों में कमी हो, या किसी विशेष धर्म जाति को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा कोई लॉ बना दे ताकि वो विशेष धर्म जाति को फायदा पहुंचे और दूसरे धर्म जाति वाले को नुकसान पहुंचे। यहाँ पे आर्टिकल 13 साफ साफ सूचित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
हमारा पहला है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इसके बारे में हम जानते हैं। ये है राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में बात होगी, और ये है आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 हमें बोलता है कि विधि के समक्ष, विधि के सामने सभी एक बराबर है और सबके एक जैसा संरक्षण भी होगा। विधि यानी कि कानून के सामने। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 ये सुनिश्चित करता है हमें, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब यहां देखिए परिस्थितियों का भी ख्याल कानून रखेगा हर मामले में। अब यहां पे परिस्थितियों का ख्याल रखने से तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी केस में किसी मुजरिम को अगर सजा मिली है तो वो कुछ सर्कमस्टेंसेस वहां पे होते हैं। अगर सिमिलर, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम केस अगर दूसरा भी आ जाए, और मान लो प्रीवियस केस में अगर कैदी को मान लो क्षमादान मिल गया है या उसके सजा में रियायत मिल गई है, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जो केस आएगा जो सेम टू सेम है उसमें भी वैसा ही वर्डिक्ट जाए जजेस का। ओके, वो सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और परिस्थितियों का जांच करेंगे, आकलन करेंगे कि दोनों की परिस्थितियों में कितना फर्क है, कितना अंतर है। समझ रहे हो आप? अब किसी ने जानबूझ के हत्या की और किसी से एक्सीडेंटल हो गई, गलती से भूलवश मतलब हो गई, उसका वैसा इंटेंशन नहीं था, तो दोनों के परिस्थितियों में फर्क है। आई होप यू आर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है ये भी जान ले हम। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके खिलाफ इनके कार्यकाल के समय में आप कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ये अपने पद पे आसीन रहेंगे उस समय चाहे ये वायलेट करें या कुछ, आप इन पे इनके टर्म के समय कोई भी केस नहीं दायर कर सकते हैं। संसद की बैठक के दौरान एमपी एमएलए को यहां जाकर अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए अलग से विशेष प्रावधान होता है। आपको अलग से अथॉरिटी चाहिए, मोटा मोटी समझिए अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अपवाद में, अलग अलग देशों के राजनयिकों को अचानक गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, इन्हें इम्यूनिटी प्राप्त होती है। एक प्रक्रिया के तहत ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या इन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। ये बात आप समझ लें। ठीक है, चलिए आई होप यू ऑल आर क्लियर। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है? यह हमें बोलता है धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग आदि के आधार पर राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेजिस्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, etc। यानी कि कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी कानून, कोई भी ऐसा वो जन कल्याण नीति नहीं बना सकती जिसमें किसी पर्टिकुलर धर्म को ही फायदा मिले। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर धर्म को ही ध्यान में रख के वो ऐसा नहीं बना सकती है। यहां साफ साफ आर्टिकल 15 में ये बोला गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 15B, आर्टिकल 15B क्या कहता है? धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग आदि के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर कोई भी भेद नहीं होगा। ठीक है, अब यहां जैसे कि कोई किसी भी सार्वजनिक जगह पे यानी कि पब्लिक प्लेस पे किसी के भी धर्म, जाति, उनके रंग, उनके रूप, उनके कपड़ों के हिसाब से आप उनको जज करके उनके साथ भेद नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15B में लिखा गया है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट पब्लिक प्लेसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेसिस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स, etc। ठीक है, इसमें अपवाद भी, अपवाद सबसे बड़ा क्या है मैं वो समझा देता हूं। इसमें अपवाद ये है, अब यहां बोला जा रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेडिकल केसेस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसा अभी हमारा माहौल चल रहा है कोरोना का, अगर कोई कोरोना पेशेंट किसी पब्लिक प्लेस पे चला जाए तो उसको देख के तो लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे ही, उससे तो लोग दूर भागेंगे ही। तो इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल हमें छूट देता है मेडिकल टर्म्स में। ठीक है, बट ऐसे हम किसी के भी साथ उसके कपड़े, उसके रंग, उसके धर्म और जाति के हिसाब से उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमें धर्म, जाति और इसके खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ इम्यूनिटी देता है आर्टिकल 15B। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है, अब इसमें अपवाद कुछ कुछ है, ये भी देख लें। रेलवेज, बस, मेट्रो में लेडीज के लिए अलग कंपार्टमेंट रिजर्व कर सकता है। कौन? राज्य। ठीक है, यहां पे ये राज्य को ये इम्यूनिटी प्राप्त है, मतलब राज्य को ये हक प्राप्त है। अब यहां बोलेंगे कैसे? देखिए पहले होता क्या था, जिस समय रिजर्वेशन नहीं था रेलवे, बसेस, मेट्रोज में, उस समय होता क्या था, उस समय जब फीमेल्स ट्रेवल करती थी तो फीमेल से कुछ अपने अलग
पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जहां वो असहज हो जाती हैं, वहां अगर गलती से भी किसी ने छू दिया या टच कर दिया, और अभी तो बहुत बदमाशियां भी करते हैं लोग, तो फीमेल्स असहज महसूस करती थी। तो एक टाइम जब ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने ये रिकॉर्ड किया दर्ज कि फीमेल्स के जो है ना वो ट्रैवलिंग में काफ़ी गिरावट आ रही है। और गिरावट आने का मतलब है अगर फीमेल ट्रैवल ज़्यादा नहीं करेंगी तो वो हमारे साथ हमारे देश के विकास में भागीदार नहीं बनेंगी। तो उसके साथ फीमेल्स के ट्रैवल को, फीमेल्स को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, उनके ट्रैवलिंग को प्रमोट करने के लिए और हमारे देश के विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी हो, इसलिए व्यवस्था की गई, ठीक है, कि रेलवे, बस, मेट्रो और ऐसे किसी भी जगह पे जहां पे किसी बच्चे और महिला के लिए अगर उनके हक में अगर कानून बन रहा है तो राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता है उनके लिए बनाने का, ठीक है। अब यहां देखिए अनुच्छेद 13 यहां लागू नहीं होगा। 13 क्या बोलता है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य और किसी धर्म जाति के लिए कुछ कानून नहीं बना सकता है। लेकिन यहां पे 13 नहीं होगा, यहां पे किसी एक समुदाय को उठाने के लिए यहाँ पे कुछ किया जा रहा है, ठीक है। किसी कमेटी के डेवलपमेंट को नहीं रोकता है ये, ठीक है। अनुच्छेद 13 यहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि यह बायोलेशन नहीं कर रहा है आर्टिकल 13 का, किसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट को ये नहीं रोक रहा है। यहाँ अगर किसी महिला या बच्चे को कुछ अगर सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट तो यहाँ पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट को नहीं रोक रही है गवर्नमेंट, तो इसलिए आर्टिकल 13 यहाँ पे नहीं लागू होता है, ठीक है। राज्य बच्चों एवं औरतों के लिए अलग से नीतियाँ बना सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 15 की। यह कहता है राज्य को कोई भी कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता है जो किसी समुदाय विशेष के विकास के लिए जरूरी हो, विशेषकर महिला एवं बच्चों के लिए, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात किया आर्टिकल 15 ये राज्य को ये इम्यूनिटी, ये ताकत देती है कि राज्य को कोई भी नहीं रोक सकता है, किसी महिला, बच्चे या विशेषकर कोई ऐसा समुदाय है जो पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, उसके विकास के लिए अगर वो काम करे तो आर्टिकल 15 तहत उस पर कोई भी रोक टोक नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति के सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए विधानमंडल में उनके सीटों के लिए रिजर्वेशन उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे ये आर्टिकल 15 में ही दिया गया है, ठीक है। और इसी अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्कूल कॉलेज में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। किसके तहत? आर्टिकल 15 के तहत। ओके, चलिए, आई होप ऑल यू आर क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक नौकरियों में कोई भी भेद नहीं होगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेसिस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स etc। ठीक है, यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में गवर्नमेंट हो सकता है उतना हस्तक्षेप ना करे, लेकिन इसमें भी अब लॉ है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ये भेदभाव नहीं कर सकती किसी के भी जनजाति, लिंग या उनके जन्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ आर्टिकल 13 यहाँ भी राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो किसी समुदाय विशेष के लिए कानून बनाने के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए अगर भला है, तो यहाँ आर्टिकल 13 उनको नहीं रोकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 ये हमें बोलता है अस्पृश्यता का अंत यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा लास्ट आर्टिकल है आज का, आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत होगा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, आर्टिकल 18 में हम क्या है, उपाधियों का अंत होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो तरीके का ही सिर्फ टाइटल दिए जा सकते हैं। एक है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, और इन द फील्ड ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में। ये दो ही ऐसे हैं क्षेत्र जहाँ पे टाइटल्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, उपाधियाँ दी जा सकती हैं। मतलब यहाँ इन्हीं दो क्षेत्रों में गवर्नमेंट सिर्फ उपाधियाँ दे सकती हैं, बाकी गवर्नमेंट और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में गवर्नमेंट उपाधि नहीं दे सकती। आप अपने से कुछ भी, आपका मर्जी है, आप कुछ भी नाम रख लो, गवर्नमेंट उसमें आपको नहीं रोक रही, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई भी उपाधि नहीं दे सकती इन दोनों के अलावा। अब यहाँ देखिए, भारत रत्न और पद्म भूषण जो है ये सारे अवार्ड्स हैं, टाइटल नहीं है। ये एक केस हुआ था 1977 में, जनता दल की सरकार ने इन सब पर रोक लगाती थी। फिर 1980 में जो है इंदिरा गांधी सरकार ने दोबारा शुरू किया, तब कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि ये जो भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे ये सारे जो है ना, ये कोई उपाधि नहीं है, ये अवार्ड्स हैं।
ठीक है, और ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करती है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कहा गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अभी बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं, बहुत सारा न्यूज़ में हॉट टॉपिक्स भी रहता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, इस बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और राइट टू एजुकेशन, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब हम ये था हमारा आज का फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दबा के शेयर करो, दबा के। ओके, थैंक यू।